सर, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के सेकंड प्रश्न पत्र में आज महिलाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो 1970 तक जो है स्त्री और पुरुषों में जैविक लक्षणों और यौन भेद के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान ने लिंग भेद के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिसमें स्त्री और पुरुषों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं के आधार पर भिन्नताओं की खोज की जाने लगी। वैज्ञानिकों ने इनमें संस्कृति के आधार पर और संस्कृति के कारण भिन्नताएं और असमानताओं का विश्लेषण किया। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक और स्थैतिक अध्ययनों के आधार पर स्त्री पुरुषों की असमानता को उजागर किया। विद्वानों ने स्पष्ट किया कि लिंग भेद सभी समाजों में और सभी कालों और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहा है। स्त्री पुरुषों में असमानताएं इनकी समाज में परिस्थिति और भूमिकाओं के आधार पर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, परिस्थिति के महत्वपूर्ण सूचकों, काम में सहभागिता, सामाजिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने की क्षमता, साक्षरता दर, संपत्ति में हिस्सेदारी आदि के आधार पर पाया गया है कि स्त्रियों की परिस्थिति आज भी सभी क्षेत्रों में लगभग खराब है और भारत के ग्रामीण और नगरीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान है और पुरुषों की परिस्थिति स्त्रियों की तुलना में सभी क्षेत्रों में अच्छी है। और स्त्री पुरुष असमानता के सिद्धांत, इस चीज़ को और अधिक क्लियर से समझने के लिए हम थ्योरीज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी की बात करेंगे। तो स्त्री और पुरुषों की असमानता के मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत जो है वो यहाँ प्रचलित हैं: उदारवादी, मार्क्सवादी और उग्र उन्मूलनवादी, जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं। उदारवादियों के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का प्रमुख कारण सामाजिकरण में भेदभाव है और सभी समाजों में ग्रामीण हो या नगरीय में बालक और बालिका के सामाजिकरण में पक्षपात दिखाई दिया या देखा जा सकता है, जो आगे चलकर के पुरुषों को विशेष अधिकार प्रदान करता है और स्त्री को विभिन्न प्रकार के शोषण और निर्योग्यताओं में धकेल देता है। और पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यों को सिखाया जाता है कि स्त्रियों के प्रति हीन भावना का विकास होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं ऐसी है हमारे यहाँ पर जो नारी शोषण को बढ़ावा देती है और लिंग असमानता का पोषण करती है। और मार्क्सवादियों की मान्यता है कि नारी शोषण का प्रमुख कारण हमारी जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और पूंजीवाद है। इनका कहना है कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है और सत्ता हमेशा पुरुष के पास रहती है और हमेशा पिता से पुत्र को स्थानांतरित होती है। इसके कारण नारी का समाज में निम्न स्थान है और पूंजीवादी समाज होने के कारण नारी पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या लगाए जाते हैं। उग्र उन्मूलनवादी समाज संप्रदाय जो है वो समाज में नारी की दयनीय परिस्थिति का कारण पूंजीवाद और समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिकरण की प्रक्रिया को इसका परिणाम नहीं मानता है। उग्र उन्मूलनवादियों या रेडिकल समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि लिंग असमानता अर्थात नारी की निम्न स्थिति का कारण उसकी अज्ञानता और उसकी स्वतंत्रता है। नारी की निम्न परिस्थिति का कारण पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण करने का एक सोचा समझा और सामूहिक प्रयास है। और इन प्रयासों के दौरान जो योजनाएं बनती है उन योजनाओं का एक ही उद्देश्य रहता है कि नारी शोषण। पुरुषों ने महिलाओं पर अपनी सत्ता को सामूहिक रूप से थोपा है। पुरुष ने नारियों पर अनेक नियंत्रण और प्रतिबंध लागू करके उनकी स्थिति अधिक दयनीय कर दी है। अब हम इस महिलाओं के विषय को और अधिक बारीकी से समझने के लिए जो विभिन्न कालों में जो महिलाओं की जो परिस्थिति रही है, परिस्थिति से मतलब मेरे यहाँ स्टेटस से है, उसको हम समझेंगे। तो अगर हम भारतीय समाज और संस्कृति के पूर्व यानी कि आर्यकाल से लेकर के और वर्तमान काल तक सिंहावलोकन करें तो कपाड़िया के अनुसार वैदिक काल में महिलाओं की परिस्थिति का एक स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम काल था। और इसके विपरीत मध्यकाल में महिलाओं की परिस्थिति का अंधकाल था, जहाँ स्वर्ण काल में महिलाओं की परिस्थिति पुरुषों से उच्च थी, उन्हें सभी क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त था, जिसको निम्न संबोधनों जिसमें भारत माता, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि के आधार पर देखा जा सकता है। और इसके विपरीत मध्यकाल में महिलाओं के सभी अधिकार जो थे वो लुप्त हो गए थे और उन पर सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित या प्रतिबंध जो वो आरोपित कर दिए गए थे। और उन प्रतिबंधों में हम देख सकते हैं पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक,
सती प्रथा की प्रकाष्ठा, बेमेल विवाह, कन्या की विवाह की आयु घट करके 4 वर्ष तक हो गई, यानी कि बाल विवाह जो था वो अपने चरम पर था। और पुरुषों के लिए महिला जो थी वो उपभोग की वस्तु बन गई। महिला का जीवन रसोई और घर की चारदीवारी तक सीमित रह गया। कन्यादान और दहेज जैसी प्रथाओं ने उसके जीवन को और अधिक निकृष्ट कर दिया और अधिक दयनीय बना दिया। भक्ति आंदोलन और अन्य आंदोलनों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के काफ़ी प्रयत्न किए गए, परंतु ब्रिटिश काल एवं मध्यम काल में, मध्यकाल यानी मोहम्मडन शासकों का जो था युग में प्रारंभ हुए, समाज की तुलना में ग्रामीणों की स्थिति अधिक और ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक स्थिति से किया जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं की जो परिस्थिति थी वो और निम्न थी। भारतीय जनगणना में लिंगानुपात जो है वो काफ़ी कम है, जो कि जनसंख्या का अंतर और उसके जुड़े हुए अनेक कारणों पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जो इस कमी के लिए उत्तरदायी है। और पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्याएं हैं वो कम होने का एक कारण ये भी है कि जिसमें भ्रूण हत्या है, कन्याओं का बाल विवाह है, पुरुष प्रधान समाज और पुत्रों की तुलना में पुत्रियों के लालन पालन पर कम ध्यान देना, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के भोजन में पौष्टिकता का अंतर, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन का अभाव, कन्या शिशु मृत्युदर और महिला मृत्युदर की अधिकता होना आदि है। समाज में और सामाजिकरण में लड़कों की तुलना में महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाना, पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य पुरुषों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गया है और नगरों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं के बराबर होता है, जिसके अनेक कारण हैं। और सरकार ने गाँवों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शिशु स्वास्थ्य केंद्र महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए खोले हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष वो आज भी शून्य है। यानी कि जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जिस आंकड़े की हम उम्मीद करते थे, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जनसंख्या पर स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास जो किए जाते रहे। वर्तमान में जो महिलाओं की परिस्थिति, जनसंख्या की परिस्थिति पढ़ने के बाद हम बात करेंगे वर्तमान में भारतीय महिलाओं की जो हो परिस्थिति। डेमोग्राफिकल जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि क्या लिंगानुपात है और यदि कम लिंगानुपात है तो उसके क्या कारण हैं, और महिला और बाल या शिशु स्वास्थ्य के जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में हमने बात की। वर्तमान में महिलाओं की परिस्थिति की यदि हम बात करें, यानी स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट इंडिया, तो समकालीन भारत में योजनाओं या विकास योजनाओं के द्वारा अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और इन संविधान के द्वारा अनेक क्षेत्रों में समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। चुनाव प्रक्रियाओं ने मतदान के अधिकार के माध्यम से स्त्री और पुरुषों में जन चेतना का प्रयास किया है। कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण, आर्थिक विकास, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के व्यापक परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को गति प्रदान की है, परंतु इसमें या इनसे अनेक समानताएं, क्षेत्रीय असंतुलन, वर्ग संघर्ष और लिंग असमानता भी बढ़ी है। और इन सभी परिवर्तनों ने भारतीय समाज में नारी की परिस्थिति को काफ़ी दयनीय बना दिया है और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अवसरों की सहभागिता, संपत्ति का हस्तांतरण एवं अधिकार, विभिन्न समाजों में प्रतिनिधित्व के अधिकार, समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधिकारों की भिन्नता का एक प्रमुख कारण लिंग असमानता भी है और समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों या परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों और जनरीतियों के कारण स्त्रियों के विरुद्ध अनेक भेदभाव यहाँ पर किए जाते रहे। गर्भ में भ्रूण परीक्षण से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानताओं की क्रूर श्रृंखला हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ विशेष बिंदुओं के अंतर्गत हम यहाँ बात करेंगे असमानताओं के सूचक और असमानताओं के प्रमाण की। तो इसमें से पहला हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो सभी समाजों की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर के बनती है और ये परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करके ही एक सामाजिक व्यवस्था निर्मित करते हैं। और समाज की परंपरा के अनुसार
स्त्री और पुरुष की जो परिस्थिति और भूमिकाएं हैं उनका अलग अलग वितरण होता है। इसमें दूसरा जो हमारा बिंदु है वो स्थान, सत्ता, वंश तथा लिंग परिस्थिति। स्थान असमानता से तात्पर्य है विवाह के बाद वर और वधू में से कौन सा अपना जन्म या मूल आवास त्याग कर जीवन साथी के आवास में रहता है। भारत के गांवों और नगरों में अधिकतर परंपरा यही है कि विवाह के बाद वधू अपने माता पिता का घर छोड़कर वर के माता पिता के साथ यहाँ रहती है, और सत्ता का पिता से पुत्र और वंश परंपरा भी पिता से पुत्र की दिशा में हस्तांतरित होती है। और भारत में समाज किसी भी जाति, धर्म या परंपरा के हों, केवल कुछ जनजातियों को छोड़ करके यहाँ पितृ सत्तात्मक और पितृवंशीय परंपरा ही प्रचलित है। और इसके साथ साथ गृहस्थी के कार्यों और महिलाएं, भोजन में असमानता, भ्रूण हत्या, पारंपरिक अपेक्षाएं और दहेज प्रथा जैसे अनेक बिंदु इस बात के सूचक हैं कि महिला और पुरुषों में असमानता पाई जाती है। उसके बाद हम बाल विवाह के बारे में हम बताया था कि बाल विवाह में छोटी आयु में जो विवाह संबंधों की स्थापना है वो कर दी जाती है। समाजीकरण और नारी, शिक्षा और महिला, संचार माध्यम और महिलाएं। और उसके बाद आर्थिक क्षेत्र और महिलाओं के बारे में हम बात करें तो श्रम शक्ति जो है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, परंतु रोजगार के स्तर और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ये आज भी पुरुषों से पीछे हैं। और वर्तमान देश में महिलाओं का या महिला श्रमिकों का जो संख्या बल है वो 22.73% है, और महिलाओं की कुल जनसंख्या में से 9 करोड़ महिला श्रमिक हैं। इनमें से भी अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला श्रमिकों में 87 यानी 87% जो वो खेतिहर मजदूर हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा में कार्यरत हैं। बिजली, गैस और पानी जैसे क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। और इसके बाद पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के पास जो व्यावसायिक विकल्प हैं वो कम होते हैं। स्त्रियों की व्यावसायिक गतिशीलता भी सीमित होती है, यानी कि वो अपने व्यवसाय को लेकर के घर से अधिक दूर या अपनों से अधिक दूर जा कर के किसी प्रकार का कार्य या रोजगार जो है वो नहीं कर पाती है। जब एक ही प्रकार का कार्य पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं तो स्त्रियों की तुलना में अधिक श्रमसाध्य, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक श्रमसाध्य और समय साध्य कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समान कार्य के बदले में भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जो वेतन है वो कम होता है। और स्त्रियों के साथ जमींदारों, ठेकेदारों के साथ साथ मानसिक और शारीरिक